नेक्स्ट क्लास का समझ में नहीं आया है ना सभी को? आया है ना? देखो बस अपन ने प्रोग्रेस क्या देखी कि श्वास ग्रहण करने से लेके तो जहां तक एनर्जी उत्पन्न होती है वहां तक की प्रक्रिया अपन ने देखी थी। ठीक है, अब श्वास लेते हैं उस प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? बाह्य श्वसन के अंतर्गत। ठीक है, श्वास लेने वाली प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती थी? बाह्य श्वसन के अंतर्गत। और बाह्य श्वसन में जो सांस लेते थे और सांस छोड़ते थे उसे क्या बोलते थे अपन? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, सांस लेना और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीथिंग। ठीक है, फिर जिसके बाद अगर श्वास लेंगे तो निःश्वसन और श्वास छोड़ेंगे तो निःश्वसन या अंतःश्वसन। ठीक है, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, श्वास लेना इंस्पिरेशन और श्वास छोड़ना एक्सपिरेशन। इतना तो आया था। फिर गैसों का विनिमय देखा था अपन ने, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब गैसों को विनिमय क्यों क्या देखा था अपन ने कि वायु अपन जो ग्रहण करते हैं, ठीक है, कहाँ पर जमा हो जाती है? अपने फेफड़ों के अंदर। ठीक है, जो वायु अपन ग्रहण करते हैं वो कहाँ पर चले जाती है? अपनी फेफड़ों में। और फेफड़ों में अपने कुछ भाग होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई भाग। ठीक है, फेफड़ों का कौन सा भाग? अपना एल्वियोलाई भाग, जो कि क्या होता है? अंतिम सिरे पर अपने पाया जाता है। और यहीं पर अपना क्या उपस्थित रहता है? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन में अपनी उपस्थित रहती है और बाकी की गैस भी अपनी यहाँ पर उपस्थित रहती है। ठीक है, अब देखो कि क्या करना कि जैसे कि अपन ग्रहण करते हैं कितनी? 2, ये कितने करते हैं अपन? 21%। ठीक है, CO2 भी अपन ग्रहण करते हैं श्वास में कितनी? 0.03%। ठीक है, लेकिन मानव शरीर में क्या होता है? बैठने की जगह नहीं है ना, थोड़ा एडजस्ट करो आज। और कल से आपका निदान कर दिया सर ने। अजीत सर होंगे ना बाहर? नहीं अजीत सर। ठीक है, तो देखो CO2 अपन ग्रहण करते इतनी, लेकिन मानव शरीर में क्या होता है कि CO2 का निर्माण अपना हो जाता है। ठीक है, CO2 का निर्माण हो जाता है तो CO2 युक्त रक्त कैसा रहता है अपना? जिसमें CO2 रहता है वो रक्त कैसा रहता है अपना? अशुद्ध। और जिसमें O2 की मात्रा अधिक रहती है वो रक्त कैसा रहता है अपना? शुद्ध रक्त। अब देखो कि जब तक उस रक्त में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिलेगी वहां तक रक्त शुद्ध नहीं होगा। तो क्या करेगा? पूरे शरीर में से जो CO2 युक्त रक्त है, मतलब जो अशुद्ध रक्त है, वो कहां पर पहुंचता है? अपना हृदय। और हृदय पंप करता है, हृदय से कहां पर पहुंचता है? अपना इस फेफड़े वाले भाग में। ठीक है, फेफड़े में पहुंचता है और फेफड़े से किस भाग तक पहुंच जाता है? एल्वियोलाई भाग तक पहुंच जाता है। और एल्वियोलाई में क्या उपस्थित रहती है? ऑक्सीजन। अब जब अशुद्ध रक्त पहुंचेगा तो उसमें क्या रहता है? CO2। और या एल्वियोलाई में क्या उपस्थित रहता है? एल्वियोलाई। तो ये O2, तो ये O2 क्या करता है? इस CO2 की मात्रा को कम करके इस O2 की मात्रा को बढ़ा देता है और CO2 को कहां पर छोड़ देता है? अपने फेफड़े में, जिसे अपन क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। मतलब क्या हो रही है कि गैसों का चेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है। CO2 था रक्त में और CO2 किस में बदल गया? O2 में। कहां पर बदलेगा? या फेफड़े के अंदर। ठीक है, तो गैसों का विनिमय क्या होता है कि गैसों का बदलना, मतलब CO2 का O2 में बदलना। अपना जो CO2 युक्त रक्त था उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। अब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो वो रक्त कैसा हो गया? अपना शुद्ध रक्त हो गया। फिर शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में अपन पहुंचा देंगे, पूरे शरीर में फिर वापस से क्या होगा? क्या शुद्ध हो जाएगा। फिर अपना धीरे धीरे कहां पर पहुंचेगा? अपना फेफड़े तक। फिर फेफड़े में वापस से क्या होगा? चेंज होगा, मतलब ऑक्सीजन मिलेगा। फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध। ये दूसरी प्रक्रिया थी जिसे बोलते हैं अपन गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय, ये भी नहीं आया था समझ में? ठीक है, बस फेफड़े के अंदर ही गैसों के विनिमय की प्रक्रिया अपनी होती। अब देखो इसके बाद अपन ने देखा था गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, अब गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। जैसे कि मैंने बोला कि ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन मतलब शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। फिर पूरे शरीर में क्या हो जाता है कि CO2 की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो वापस से कहां तक पहुंचा देते हैं? फेफड़े तक। तो मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुंचना और CO2 युक्त रक्त वापस से फेफड़े तक आना। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन है वो रक्त में मिलकर कहां पर पहुंचना? पूरे शरीर में। पूरे शरीर में पहुंचेगा, फिर क्रिया होगी, क्रियाओं के बाद क्या होगा? रक्त अशुद्ध हो जाएगा। फिर वो अशुद्ध रक्त जो है मतलब CO2 युक्त रक्त है वापस से कहां पर पहुंचेगा? अपना फेफड़े तक पहुंचेगा। मतलब
O2 का रक्त में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचना और CO2 का रक्त में मिलकर वापस से फेफड़े तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैसों का परिवहन। मतलब गैसों का ले जाना, है ना, यहाँ से पूरे शरीर में जाती है, पूरे शरीर से वापस आती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैसों का परिवहन। ठीक है, अब ये परिवहन कहाँ तक पहुंचेगी? ये मान लो शरीर में पहुंचेगी तो कहाँ तक पहुंचेगी? तो ये पहुंचेगी कहाँ तक? ऊतकों तक। ठीक है, ऊतकों तक पहुंचेगी या पहुंचेगी किस तक? कोशिका द्रव तक। ठीक है, कोशिका द्रव्य तक। क्यों पहुंचेगी कोशिका द्रव तक? कि कोशिका द्रव या अपना जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कोशिका होती है, इनके अंदर क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, मतलब शरीर में पहुंच गई परिवहन के माध्यम से, तो ऊतक और अपने कहां तक? कोशिका द्रव तक अपनी पहुंच गई। कोशिका द्रव तक पहुंचेगी तब जाके वहां पर क्या होगा? कोशिकाओं में ऑक्सी और अनाक्सी शोषण की दो प्रक्रिया अपनी होती है। उन प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? आंतरिक शोषण बोलते हैं। ठीक है, वहां प्रक्रिया जो शरीर में ऊतक और कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म के अंदर होती है उसे आंतरिक शोषण अपन कहते हैं। ठीक है, आंतरिक शोषण के अंदर ही अपना कोशिकीय शोषण आता है। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर संपन्न हो रही? कोशिका के अंदर। जो कोशिका द्रव होता है वो किसके अंदर होता है? कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर ही अपना होता है। ठीक है, तो उसे बोल देंगे अपन ऊतकों के अंदर और कोशिका द्रव के अंदर होने वाली प्रक्रिया को आंतरिक शोषण अपन कहते हैं। आए समझ में? और आंतरिक शोषण कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे कोशिकीय शोषण भी अपना कहते हैं। मतलब कोशिकीय शोषण भी अपना आंतरिक शोषण के अंतर्गत आता है। आंतरिक शोषण को ऊतक और कोशिका द्रव्य कहते हैं क्या? नहीं। ठीक है, आंतरिक शोषण और आंतरिक शोषण के अंतर्गत ही क्या आता है? कोशिकीय शोषण। क्योंकि अपना क्या होता है कि जो कोशिका होती है, ठीक है, और कोशिका का एक भाग होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है? अपना भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर प्रक्रिया होगी तो उसे क्या बोल दिया था अपन ने? ऑक्सीश्वसन। ठीक है, वहां प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे ऑक्सीशोषण कहते हैं, जो कि किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक शोषण के अंतर्गत या कोशिकीय शोषण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, देखो ऑक्सीशोषण हो गया। फिर अपनी क्या होती है कि जो अपना कोशिका द्रव होता है या साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंतर्गत भी अपनी प्रक्रिया होती है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। ठीक है, जिसके बाद भी अपने को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे क्या बोलते हैं? अनाक्सी शोषण। क्या बोलते हैं? अनाक्सी शोषण। ठीक है, तो कोशिकीय शोषण के अंतर्गत दो प्रक्रिया देखी थी, एक ऑक्सी शोषण, वहां प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वो ऑक्सी शोषण कहलाती है, और वहां प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है वह अनाक्सी शोषण कहलाती है। ठीक है, और इसी पे आधारित एक चक्र चलाया था अपने, कौन सा? क्रेब्स चक्र। ठीक है, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संपन्न होती है, और क्रेब्स चक्र है वो अनाक्सी शोषण की प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें अपन ने देखा था कि ये वाली प्रक्रिया होती है, ये भी एक चक्र आधारित होता है, ग्लाइकोलिसिस चक्र। तो जो ग्लाइकोलिसिस चक्र होता है, जो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, पादपों, इनमें होता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है? वो अनाक्सी शोषण प्रक्रिया। मतलब वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। मानव शरीर में कुल 38 एटीपी अपना निर्माण होता है। ठीक है, उस 38 एटीपी से में 36 एटीपी जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जो 2 एटीपी अपने को मिलता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, कुल 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण अपने मानव शरीर में होता है। तो यही प्रक्रिया थी अपन ने कल जो पढ़ी है। किलो कैलोरी में पूछेगा अपना, तो बाद में जब किलो कैलोरी होगा तो 686 किलो कैलोरी। ठीक है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जो 6 अणु बनेंगे अपने जल के बनेंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, जिसके बाद जो ऊर्जा अपने को उत्पन्न होगी वो 686 किलो कैलोरी होगी, है ना? ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, आया इतना समझ में? क्रेब्स चक्र की बहुत लंबी सर्कल है ना, इसलिए ये ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपनी संपन्न होती है, जो अपनी ऑक्सीशोषण कहलाती है। मतलब ऑक्सीशोषण पे आधारित है अपना क्रेब्स चक्र पूरा, और ग्लाइकोलिसिस जो चक्र है वो अनाक्सी शोषण पर अपना आधारित है। ठीक है, आए समझ में? अब देखो कि आज जो टॉपिक स्टार्ट करना था अपने को, करना था कौन सा?
ब्लड करना था, लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत अपना ब्लड आता है। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत अपना पहला आता है कौन सा? ब्लड। ठीक है, रक्त, रुधिर, रक्त या रुधिर भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड के बाद पढ़ना है हृदय। ठीक है, और हृदय से पहले अपने पढ़ना है जो अपनी वाहिनियां होती है, धमनी और शिरा, इसके माध्यम से अपन पहुंचाएंगे ब्लड को। तो देखो ब्लड में देखो क्या क्या चीज होती है। तो जो ब्लड होता है वो किसका बना होता है? ऊतकों का। ठीक है, कैसे ऊतकों का? तो संयोजी ऊतकों का। ठीक है, तो ये जो ब्लड होता है, बहुत पूछा एग्जाम में कि यह एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो यहां एक तरल संयोजी ऊतक है, कौन? ब्लड। ठीक है, तरल तो अपने को पता है कि जिसमें बहने का गुण हो तरल, और जो ऊतकों का बना होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इसलिए क्या है अपना तरल संयोजी ऊतक इसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो कि मानव शरीर की बात करें कि मानव शरीर में पहला के कितना ब्लड अपना पाया जाता है? मानव शरीर में 5 से 6 लीटर। ठीक है, ये भी अपन क्या बता रहे हैं? लगभग, है ना। फिर जिसके बाद ये भी पूछता है कि मानव शरीर के कुल भार का, है ना, 7%, तो ये भी ध्यान रखना। तो मानव शरीर के कुल भार का, ठीक है, मानव शरीर के कुल भार का कितना पाया जाता है ना, 7% अपना पाया जाता है। मान लो आपका 100 kg वेट है और आपका निकालना है कि कितना ब्लड होगा, तो 7 लीटर। ठीक है ना, जितना भी आपका वजन है उसका अपन कितना निकाल लेंगे? 7% निकाल लेंगे, उतना लगभग अपना ब्लड होता है। ये भी कैसा लिखा करता है? लगभग। ठीक है, फिर देखो सब आता है ये पॉइंट आप लोगों को। जो रक्त होता है, रक्त की जो प्राकृति होती है, क्षारीय होती है, क्षारीय होती है क्योंकि 7.4 इसका क्या होता है? पीएच मान होता है ना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका पीएच मान अपना 7.4 होता है। आंसू जो होते हैं, आंसू का पीएच मान भी अपना 7.4 होता है ना। तो दोनों को एक साथ याद रखना, खून के आंसू होते हैं ना, है ना, तो खून और आंसू का दोनों का पीएच मान अपना सेम। ठीक है, जिसके बाद देखो इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, वो तो अपन अलग देख ही लेंगे। फिर देखो कि ब्लड के अध्ययन को, ब्लड के अध्ययन को या रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी यही बोलते हैं। अध्ययन तो इसे ही नाम होंगे अपने लैटिन भाषा में, ग्रीक भाषा में, है ना। अपनी भाषा में होते तो कुछ बना देते अपन, रक्तोलॉजी बना देते अपन, है ना। वो पश्चिमी सभ्यता से आई है। यूके, यूरोप वाले क्षेत्र के अलग है और ये वाला क्षेत्र अपना अलग है। वहीं उधर की ये पूरी की पूरी। हीमेटोलॉजी लिख रहे हैं तो उसको ग्रीक भाषा में हेमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, और उसमें लैटिन भाषा में अलग बोले। लैटिन भाषा में क्या पूरा शब्द अलग अलग रहता है। जैसे अपनी लैंग्वेज अपनी है, चीनी लैंग्वेज में जाएंगे तो चीनी में अलग बनेगा, सब में अलग अलग लैंग्वेज बनता है। ठीक है, अब देखो फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसका कार्य क्या रहता है। ठीक है, इसका कार्य पहला अपना क्या करता है, देखो कि जो ऑक्सीजन अपन जो ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण कर, जो ऑक्सीजन ग्रहण कर लिए वो पूरे शरीर में पहुंचती है, तो वो किससे पहुंचती है, किसके माध्यम से पहुंचती है? रक्त में मिलकर पहुंचती है। और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी अपना पूरे शरीर से जो आती है फेफड़े तक, वो किसके माध्यम से आती है? रक्त से। मतलब ऑक्सीजन का परिवहन ये करता है ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करता है। जिसके बाद मैंने बताया था
पाचन की प्रक्रिया अपन ने पढ़ी थी उसमें कि जो भोजन पच जाता है छोटी आंत में, जिसके बाद उसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। अब अवशोषित जो अपन ने भोज्य पदार्थ अवशोषित किया वो भी किसके माध्यम से अपन पूरे शरीर में पहुंचाते हैं, रक्त के माध्यम से। मतलब इसमें भोज्य पदार्थों का भी क्या होता है, परिवहन होता है। तो मेन पहला पॉइंट अपना कि ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन, ठीक है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके माध्यम से होता है, अपना रक्त के माध्यम से। दूसरे पॉइंट की बात करें तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, भोज्य पदार्थों का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन भी ये करता है, ठीक है, भोज्य पदार्थों का पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट देखें अपन, तो ये क्या करता है, मानव शरीर का ताप नियंत्रण। ठीक है, ताप नियंत्रण भी ये करता है अपना। देखो कंट्रोल करने वाली चीज ये है ना, जब तक ये संकेत नहीं करेगा वहां तक कुछ नहीं होगा, लेकिन करने का कार्य कौन करेगा, ये। क्योंकि मानव शरीर में जो भी प्रक्रिया होगी वो सबको नियंत्रित करता है। मैं पढ़ा रहा हूं तो नियंत्रित कौन कर रहा है, ये। अगर ये काम करना बंद कर दे मेरा अग्र मस्तिष्क, है ना, सेरिब्रम, तो हो सकता है मैं नहीं पढ़ा पाऊँ। पीछे का अगर मेरा काम करना बंद कर दे तो मैं बिना संतुलन के यहाँ पे खड़ा रहूँ। तो पूरा नियंत्रित कर रहा है यही, सब चीज़ों को नियंत्रित यही कर रहा है ना। वो भी देखेंगे अपन, क्योंकि अपना जो भौतिक फीलिंग होती है ना, सुख है मतलब दर्द है या अपने ठंडा गर्म का जो महसूस होता है, सब मस्तिष्क का डायनसेफलन वाला भाग करवाता है अपने, है ना। वो अपन देखेंगे तंत्रिका तंत्र में। तो मानव शरीर का ताप नियंत्रण करने का कार्य भी अपना कौन करता है, ब्लड ही करता है, ठीक है। जिसके बाद देखो कि यह क्या करता है कि जो यूरिया है, अमोनिया है, जो तत्वों का क्या करता है कि उत्सर्जी जो अंग है उन उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी रक्त करता है। मतलब जैसे मैंने बताया था कि अमोनिया में अपना यकृत है, उस यकृत में अपना निर्माण हो जाता है हानिकारक यूरिया का, जो अपना अमोनिया में बदल जाता है। तो वो विघटन के बाद बदलता है और उसको पहुंचाने का जो उत्सर्जी अंग है, जहाँ से मतलब शरीर से बाहर निकाला जाता है, वहाँ तक पहुँचाने का कार्य भी कौन करता है, तो यही करता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ उत्सर्जी तत्वों को। उत्सर्जी, उत्सर्जी तत्व तो समझते हो, उत्सर्जी तत्वों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य। नहीं समझते हो? तो मानव शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, ठीक है, उन क्रियाओं के बाद कुछ अपशिष्ट बच जाता है, कुछ हानिकारक तत्व बच जाता है, ठीक है। वो हानिकारक तत्व ही उत्सर्जित। जैसे भोजन खाते हैं अपन, भोजन खाते पूरा पच जाता है, पूरी एनर्जी मिल जाती है, जिसके बाद कुछ अपशिष्ट बच जाते हैं जो कैसे होते हैं, हानिकारक रहते हैं। जैसे मल बचता है लास्ट में, तो मल क्या अपना उत्सर्जित तत्व, ठीक है। ग्रहण किया अपन ने, ऑक्सीजन ग्रहण किया, ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद क्रियाएं होगी, क्रिया से एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिलने के बाद कुछ हानिकारक तत्वों का निर्माण हो, जैसे CO2, ठीक है, वो भी क्या अपना हानिकारक है। अब हानिकारक है, शरीर में निर्माण हुआ, लेकिन उसको पहुंचाना कहाँ तक है, उत्सर्जन, मतलब फेफड़े तक पहुंचाना, और फेफड़े से अपन शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे कैसे अपना यूरिया है, अमोनिया है, अमोनिया को अपन यूरिया में बदल के भेजते हैं, तो उसको उत्सर्जन मतलब जहां से शरीर से बाहर निकाल सकते हैं वहां तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ब्लड करता है। यही बात समझ, उत्सर्जी। जैसे अपन पानी और ये ग्रहण करते हैं, पसीना निकलता है, पसीना भी जो अपना कैसा है, उत्सर्जी तत्व है। पसीना उत्सर्जी तत्व है, और जिस अंग से निकलता है वो उत्सर्जी अंग है ना, और इसके बनने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। आंसू भी है ना, ठीक है। देखो ये तो इतना तो थोड़ा आया समझ में, ये तो कुछ नहीं, नॉर्मली सब लोगों को याद है। इसके अंदर जो ब्लड होता है, वो ब्लड के अंदर क्या क्या चीज होती है वो अपने को देखना है, ठीक है। ब्लड कार्पल्स होता है, ब्लड कार्पल्स में इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, है ना, जिसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। फिर वापस से अपना जो ल्यूकोसाइट होता है उसके प्रकार होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। फिर ग्रेनुलोसाइट्स के भी होते हैं इओनोसोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो वो प्रकार देखते हैं कि क्या क्या उनका कार्य होता है थोड़ा, है ना। ये तो नॉर्मली सभी चीज़ों सभी लोगों को याद होगी, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड में।
जो ब्लड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर अपना बना होता है, ठीक है। ब्लड में एक होता है अपना प्लाज्मा। हाँ, चेयर नहीं है, एक तो ये नीचे ही बैठे, इधर आ जाओ अगर आप मैनेज कर सकते हो तो। आ जा भाई। लेकिन कुछ खाने पीने को तो यार बड़ा लिखे, ठीक है, ठीक है। ब्लड अपना होता है रक्त, और रक्त में क्या पाया जाता है अपना प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मा की बात करें अपन तो प्लाज्मा जो होता है मानव शरीर में लगभग कितना होता है 55 से 60%, ठीक है। 55 से 60% प्लाज्मा होता है और बाकी की होती है रक्त कणिकाएं या ब्लड सेल्स। हाँ, प्रतिशत। हाँ हाँ, रक्त मान लो 100% है तो 100% का 55 से 60% प्लाज्मा होता है, और यहाँ पर 40 से 45 जो % होता है वो क्या होता है अपना रक्त कणिका, ब्लड कॉर्पल्स, जैसे ब्लड सेल भी अपन बोलते हैं। कॉर्पल्स, ठीक है। अब देखो कि जो प्लाज्मा होता है, सबसे प्लाज्मा की बात करते हैं तो जो जलीय अवस्था, जैसे कि आपने ब्लड चोट लगी होगी, कभी चोट लगते हैं अपन तो डायरेक्ट मिटा देते, ब्लड को हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़े समय अपन रखते हैं, थोड़े समय बाद क्या होता है ब्लड तो रुक जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, लेकिन जो गोल गोल बूंद बन जाती है ना, तो बूंद में देखना ऊपर ऊपर अपने को क्या दिखाई देता है पानी पानी, और नीचे जो रहते हैं वो क्या है कि नीचे रेड 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 जम जाता है नीचे। तो जो रेड रेड जमता है वो अपना आरबीसी, लेकिन जो पानी पानी ऊपर ऊपर दिखाई देता है वही अपना क्या होता है प्लाज्मा होता है, ठीक है। देखा कभी? अब देखना चोट लगे तो मिटाना नहीं, थोड़ी देर इंतजार करना, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में 90 से 92% जो होता है अपना क्या होता है जल होता है, ठीक है। 90 से 92% अपना जल होता है, बाकी के अपने कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बनिक अकार्बनिक तत्व, और सबसे ज्यादा इसमें जो पाया जाता है प्लाज्मा में और इसके अलावा तो प्रोटीन पाया जाता है। 7% अपना क्या पाया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन में पाया जाता है एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, ठीक है। थ्रोम्बोन प्रोथ्रोम्बिन वगैरह पाया जाता है, लेकिन ये सक्रिय करने का कार्य करता है उन्हें ना, रक्त का थक्का बनाता है। तो याद रखना एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन अपना प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन ब्लड में कितना प्रतिशत पाया जाता है तो 7% अपना पाया जाता है। बाकी का प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, विटामिन भी पाए जाते हैं अपने, ठीक है। लेकिन लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा भी पाया जाता है, जो अपन ने डाइजेशन में पढ़ा वो है ना, और विटामिन भी पाया जाता है। हाँ नहीं, प्रोटीन अलग भोज्य पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट अलग भोज्य पदार्थ, अलग अलग पाचन कर रहे थे ना अपन इनका। 3 प्रकार के जटिल भोज्य पदार्थ बताए थे, एक तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, वही तो लिखा अपन ने है ना। तो ये प्रोटीन अलग है, कार्बोहाइड्रेट अलग है, वसा अलग है और विटामिन अपना अलग है। तो ये भी अपना ब्लड में पाया जाता है ना। विटामिन बी पाया जाता है अपना ज़्यादा, बी। हाँ, ये कार्बनिक है ना, और अकार्बनिक में आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट,
है ना, ये अपना आएगा। विटामिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन, ये तीनों प्रोटीन ही है ना। एक तो ऐसे नाम बता दिए गुरु आपने, है ना। एल्बुमिन बार बार उच्चारण में लोगे ना तो सरल होंगे शब्द, है ना। स्टार्ट में कहीं जाते हैं, मामा फूफा या किसी की लड़की का नाम ऐसा है कि जो अपने को उच्चारण में नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 दिन रुकते हैं अपन तो ऑटोमेटिक उच्चारण में आ जाता है ना। स्टार्ट में थोड़ा अपने को भी लगता है कठिन कठिन, लेकिन धीरे 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 अपन उच्चारण कर लेते हैं। जैसे कि जो इतिहास में अपन जाते हैं, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो स्टार्ट में जब इतिहास पढ़ते हैं तो सब समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, गयासुद्दीन, लेकिन बार बार कहानी पढ़ते हैं और जब कोशिश करते हैं उच्चारण का तो ऑटोमेटिक आ जाता है ना। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन प्रोटीन, ये 3 प्रकार के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा और ये भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन अपना कार्य करता है जो प्रतिरक्षा होती है। प्रतिरक्षा मतलब जो अपना कार्य करता है किसके साथ, जो WBC जो मेन कार्य करती है अपनी, जो हानिकारक चीज़ों से रक्षा करती है ना, तो उसमें सहायता करने का कार्य, हाँ, डिफेंस का। ठीक है, अब देखो जो मेन इसमें जो कार्य करती है वो कौन होती है, अपनी रक्त कणिका। किसमें मिनरल्स अपने लोहा भी रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, और सोडियम कार्बोनेट, ये तत्व रहता है, हाँ, प्लाज्मा में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लोहा भी रहता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जो ब्लड सेल है वो ब्लड सेल अपनी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, है ना। ये हो गया था ना पीछे का सब। 3 प्रकार की कौन सी होती है, ब्लड सेल 3 प्रकार की अपनी होती है। एक होती है लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका है। श्वेत रक्त कणिका है, और क्या होता है, बिंबाणु, है ना। हाँ, ये बिल्कुल बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा। ये होता है अपना रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पल्स, ये होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, और ये होते हैं प्लेटलेट्स। बिंबाणु, बिंबाणु बहुत कम बुकों में मिलता है ये शब्द, है ना। प्लेटलेट से दे देते हैं सीधे, बिंबाणु बोलते हैं ना। ठीक है, अब देखो कि ये होती है अपनी शॉर्ट में RBC, और ये होती है शॉर्ट में अपनी WBC। ठीक है, लेकिन बहुत जगह इसका नाम ऐसा पूछ लेता अपना कि एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, बड़े लिखो, है ना। एरिथ्रोसाइट्स हिंदी में भी लिख दूं, एरिथ्रोसाइट्स, हाँ नाम है। RBC को अपन कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, फिर इसके बाद इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। फिर इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स,
इसका इसलिए लिखवा दिया कि जैसे कि आपसे पूछ लिया, याद होगा कि आपसे पूछ लिया आरबीसी का जीवन काल कितना है, तो आप बता दोगे 20 से 120 दिन। लेकिन अगर उसमें पूछ लिया कि एरिथ्रोसाइट का जीवन काल कितना है, ठीक है, तो फिर अगर ये पता होगा आपको एरिथ्रोसाइट तो ही आप बताओगे, है ना। इसलिए नाम लिखवा दिया कि एक बार आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, भले याद नहीं रहे, लेकिन एग्जाम में आ जाता है तो क्लिक हो जाता है ऑटोमेटिक के पहले वालों को क्या बताया था, दूसरे को क्या बताया था, तीसरे को क्या बताया था, ठीक है। तो ये एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और ये अपना थ्रम्बोसाइट, ठीक है। 3 प्रकार की अपनी रक्त कणिका अपने मानव शरीर में पाई जाती है, ठीक है। अब जो ये वाली होती है अपनी लाल रक्त कणिका, ये लाल रक्त कणिकाओं का कार्य देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का कार्य देखते हैं और प्लेटलेट्स का अपना कार्य देखते हैं, क्या क्या इनका कार्य होता है, ठीक है। तो जो लाल रक्त कणिकाओं का जो मेन कार्य रहता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इसका रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। तो ये अपना सीधे सीधे याद रखना, इनका कार्य क्या होता है, इसकी उपस्थिति, आरबीसी की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन आरबीसी में कौन सा वर्णक होता है अपना, तो हीमोग्लोबिन। कहीं पर ऐसा पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन जब आरबीसी से मिलता है, मतलब की क्रिया होती है, तब वो रेड होता है वैसे, लेकिन हीमोग्लोबिन का कलर ब्लू होता है। हाँ, जैसे ही देखो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें 2 तत्व पाए जाते हैं अपने, कौन कौन से, एक हीम प्लस ग्लोबिन। अब जो ग्लोबिन है एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, और जो हीम तत्व है, इस हीम तत्व में क्या पाया जाता है, ठीक है, आयरन पाया जाता है, या लोहा अपना इसमें उपस्थित रहता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, रक्त में कौन सा अपना तत्व रहता है सबसे अधिक, तो लोहा तत्व भी अपना इसमें उपस्थित रहता है। तो ये इन तत्वों के कारण ही, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है, और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल रंग, ठीक है। इसका कार्य समझ में आया, ठीक है। तो आरबीसी की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है कि यह मानव शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। मानव शरीर में जितने प्रकार के रोग होते हैं, उन रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है, अपना श्वेत रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी या प्लेट्स। तो ये अपना मानव हाँ शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है, ठीक है। ये मानव शरीर को क्या करता है, रोगों से कैसे बचाता है, तो इसके अंदर जो तत्व अपन पढ़ेंगे उनका सबका अलग अलग कार्य करता है। जो एलर्जी से बचाने वाला अलग होता है, संक्रमण से जो बचाने वाला अलग होता है, जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करेगा वो अपना अलग होता है। पानी उठाना थोड़ा सा, ठीक है। अब जैसे जो बिंबाणु होता है, बिंबाणु का क्या कार्य होता है अपना, ये सहायता करता है इसमें अपना ठीक है। ये क्या कार्य करता है, जो अपना फाइब्रोनोजन प्रोटीन रहता है, क्या हो गया, हैंग हो जाता है क्या, ये पेन बंद होगी सर, पानी पिए इतनी देर में बंद हो गई। हाँ कोई दिक्कत नहीं।
मेरा पानी पीना अच्छा नहीं लगा इसको, है ना। हाँ पूछो। ब्लू कलर बिना फाइब्रोनोजन प्रोटीन का जो रक्त होता है उसे बोलते हैं सीरम। जिसमें फाइब्रोनोजन प्रोटीन अगर हटा दे रक्त में से तो उस ब्लड को अपन सीरम कहते हैं। ठीक है, आप करने लगा काम। ठीक है, तो जो ये सहायता करता है अपना, किस में सहायता करता है? रक्त का थक्का बनाने में। और रक्त का थक्का बनाने में एक और कौन सहायता करता है? प्रोटीन। लेकिन मेन कौन करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्लेटलेट से सहायता करता है। इसमें प्रोटीन और भी होते हैं, जैसे थ्रोम्बोसाइट इसका नाम है अपना, तो प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन होता है ना, फाइब्रोनोजन, ये सक्रिय होकर फिर लास्ट में एक थक्का बनाते हैं। तो इसका मेन कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। हिपेरिन प्रोटीन पाया जाता है ना ब्लड में, हिपेरिन प्रोटीन पाया जाता है, तभी तो नहीं जमेगा पूरे शरीर में ना। हिपेरिन प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका कार्य समझ में आया कि इसकी उपस्थिति में जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति में ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसमें? नहीं, वो जो ब्लड में ही पाया जाता है मेन, जो हिपेरिन प्रोटीन है ना। हाँ, हिपेरिन प्रोटीन जो होता है अपना, हिपेरिन प्रोटीन जो ब्लड में ही पाया जाता है अपना। जैसे 3 प्रोटीन देखे, एक प्रोटीन ये भी अपना जो पाया जाता है, जो क्या करता है कि जो रक्तवाहिनियां, उन रक्तवाहिनियों में अपना ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, ताकि जम ना पाए। अब देखो इतना कार्य समझ में आया। अब देखो कि किसी भी चीज का निर्माण होता है, फिर जीवन काल कुछ समय के लिए जीता है और फिर क्या हो जाता है? मर जाता है। ऐसे कैसे इनका रहता है कि जो यहां से नीचे नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, अब तो दिखेगा। हो गया ना पहले वाला सभी का। देखना कोई ऐसा नहीं हो कि शर्म के मारे बोल नहीं पाए और मैं आगे निकल जाऊं, कोई शर्म की बात नहीं है ना, सब अपने वाले ही है। अब देखो निर्माण की बात करते हैं अपन। ठीक है, जो निर्माण होता है, तीनों का निर्माण, यहां पर अपने आरबीसी मान लूं मैं, यहाँ डब्ल्यूबीसी अपने वैसे उनके नीचे लिख लेना, तो एक साथ तीनों का याद रह जाए, है ना, एक साथ। देखो इसका निर्माण जो होता है अपना अस्थि मज्जा होता है। हाँ, अस्थि मज्जा मतलब जो बोन मेरो होती है, उस बोन मेरो के अंदर इसका निर्माण होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में निर्माण, और इसका निर्माण भी कहां पर होता है? अस्थि मज्जा या प्लेटलेट्स, है ना। अब इसका निर्माण भी कहां पर होता है? अस्थि मज्जा। लेकिन ध्यान रखना कि जब मैंने वो यकृत के कार्य बताए थे, उस समय मैंने बताया था कि रुधिर अणुओं का निर्माण यकृत में होता है, बताया था। तो वो किस समय होता है? कि जब भ्रूणी अवस्था में, ठीक है, जब गर्भ में बच्चा रहता है, उस समय जो रक्त का मतलब आरबीसी का जो निर्माण होता है, वो अपना कहां पर होता है? यकृत के अंदर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मेरो, है ना। ठीक है, तो ये तीनों का निर्माण एक साथ हो गया, मतलब आरबीसी का निर्माण भी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी और प्लेटलेट्स का निर्माण भी। इन तीनों का निर्माण अपना कहां पर होता है? अस्थि मज्जा। फिर यह क्या करती है कि कुछ समय तक जीती है, जिसे बोल देंगे अपन जीवन काल। ठीक है, इनका जीवन काल अपना रहता है 20 से 120 दिन। ठीक है, 20 से 120 दिन तक ये जीवित रहती है। मतलब रोजाना लगभग 30 लाख आरबीसी अपने नष्ट हो जाती है, और उससे 4 गुना कोशिका अपने रोज के रोज बन जाती है। ठीक है, नष्ट होती है, बनती जाती है, नष्ट होती है और बनती जाती है। ठीक है, ऐसा इनका निर्माण। तो 20 से 120 दिन, मतलब 20 दिन से लेकर 120 दिन के बीच में कभी भी नष्ट हो सकती है ना। 20 से 120 दिन इसीलिए मानते हैं। अब देखो कि जो डब्ल्यूबीसी का है अपना जीवन काल, वो बहुत अलग अलग बुकों में अलग अलग मानते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को सबसे पहले ये बात क्लिक करना है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका जीवन काल सबसे कम होता है, प्लेटलेट्स से भी कम होता है और इनसे भी कम होता है। ठीक है, क्योंकि देखो कि अगर मैं 4 से 5 बता दूं, मेन 4 से 5 बताते हैं ज़्यादा बुक में, या 3 से 4 बताते हैं, और जो एनसीईआरटी जो बुक है उसमें 13 से 14 बताते हैं।
ठीक है, 13 से 14। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा कम बुक इधर उधर हो रही है, लेकिन ये कि सबसे कम होता है ना, सबसे, मतलब इससे भी कम होता है। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 लिखूँ, 4 से 5 लिखूँ, है ना, 4 से 5 दिन, मतलब सबसे कम जीवन काल होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमारियों से लड़ने का कार्य कौन करती है? यही करती है, क्योंकि रोगों के संक्रमण से तो यही बचाएगी। फिर जिसके बाद इसका जीवन काल अपना होता है 5 से 7 दिन, है ना, इसका भी अलग अलग दिखता है आपको, है ना। तो ये देखना अपने को, क्लिक ये करना है कि सबसे ज़्यादा जीवन काल इसका, जिसके बाद इसका और इसके बाद इसका, है ना। एनसीईआरटी में अलग देता है और जो व्यापम की जो मध्य प्रदेश की कुछ पढ़े उस बुकों में अलग देता अपना, इसलिए मैंने यही लिखा है ना। बस बात ये क्लिक रखना है कि सबसे कम इसका होता है, जिसके बाद इसका जीवन काल, और सबसे ज़्यादा जो जीवन काल होता है इसका, ठीक है। अब देखो कि ये इतने समय तक जी लेती है, जीने के बाद इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु होती है तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? प्लीहा में। स्प्लीन, ठीक है, कहां पर होती है? प्लीहा। अब देखो प्लीहा आप लोगों ने देखा है कहां पर उपस्थित रहता है? नहीं देखा। जैसे अपना आमा से अपन ने पढ़ा, ये अपनी गृहिणी भाग थी, और यहां पर अपना क्या? अग्ना से पाया जाता है, ठीक है, ये तो देख लिया अपन ने। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक है, यहां पर अपना उपस्थित रहता है क्या? अपना प्लीहा, ठीक है, और यहीं से अपना यहां से यहां तक ऊपर लीवर फैला है, तो ये वाला भाग यहां पर उपस्थित, मतलब आमाशय और अग्नाशय के मध्य में अपना उपस्थित रहता है। कौन सा भाग? प्लीहा, जिसे स्प्लीन अपन बोलते हैं। ज्यादातर वर्ड इसका देता है तो इंग्लिश में देता है ना। इसे ब्लड बैंक कहते हैं अपने, ठीक है। अब देखो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को ही कहा जाता है, ठीक है, कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। किसको? एब्डोमिनल में रखते हैं, क्योंकि जो अपना पूरा जो स्टमक है वो स्टमक भी पूरा एब्डोमिनल में, और स्टमक के नीचे है ये तो उपस्थित, तो इसलिए अपने को एब्डोमिनल, मतलब उदर गुहा की बात करें ना, उदर गुहा में उपस्थित होता है या वक्ष गुहा में? तो अपना उदर गुहा में, क्योंकि वक्ष गुहा तो पसलियों के यहाँ से पूरा भाग ये अपना उदर गुहा में, वक्ष गुहा में, और ये वाला भाग अपना वक्ष गुहा में, ठीक है, सॉरी उदर में। अब देखो कब्रिस्तान हो गया। अब इसका निर्माण देखो बहुत जगह प्लीहा बताता है, लेकिन इसका निर्माण रक्त में बहते बहते ही हो जाता है, ठीक है। तो रक्त में बहते हुए ही इसका मृत्यु हो जाती है, रक्त में बहते हुए, हाँ, इसकी जो मृत्यु होती है रक्त अस्थिमज्जा, सॉरी जो अपने डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे, डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है अपनी रक्त में बहते हुए ही अपनी हो जाती है, ठीक है। फिर यहां पर देखा इसकी जो मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु कहां पर होती है? प्लीहा में ही इसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु भी अपने कहां पर हो जाती है? प्लीहा के अंदर, ठीक है। तो निर्माण तीनों का अस्थिमज्जा में होता है, और इनका जीवन काल पहले का सबसे अधिक होता है और लास्ट वाले का बीच में होता है, ठीक है। सबसे कम जीवन काल होता है अपना किसका? डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है रक्त में बहते हुए होती है, आरबीसी की जो मृत्यु होती है प्लीहा के अंदर होती है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अस्थिमज्जा जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स की मृत्यु भी कहाँ पर होती है? अपनी प्लीहा में होती है, ठीक है। अब जिसके बाद अपना सबसे महत्वपूर्ण अपने पढ़ना है डब्ल्यूबीसी, क्या आखिरकार इतने रोगों से लड़ती है, तो किस कारण ये लड़ पाती है ना। आए समझ में? ये तीनों का एक साथ याद रह जाए, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है ना। कार्य भी समझ में आ जाएगा। पहले का कार्य कि हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, इस कारण आरबीसी की उपस्थिति में ही ब्लड का रंग कैसा होता है? अपना लाल होता है। फिर दूसरा अपन ने पॉइंट देखा कि दूसरा डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है कि हाँ, रोगों के संक्रमण से मानव शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। तीसरा का क्या कार्य है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, ठीक है। फिर आरबीसी का जीवन अपन ने देखा, आरबीसी के निर्माण,
निर्माण अपना हुआ तो यहाँ पर हुआ अस्थिमज्जा में, तीनों का निर्माण अस्थिमज्जा में, फिर 3 कुछ जीवन काल तक जिएंगे, ठीक है। तो पहले का जो जीवन काल होता है वो सबसे अधिक होता है, और WBC जो होता है उसका सबसे कम होता है, और प्लेटलेट्स जो होता है उसका मध्य में, मतलब अपना RBC WBC से थोड़ा ज़्यादा होता है और RBC से कम होता है। इनकी मृत्यु होती है RBC की प्लीहा में होती है, इसलिए इसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। और जो WBC है वो उसकी रक्त में बहते हुए, और जो प्लेटलेट्स है उसका क्या है, प्लीहा में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैंने बता तो दिया था कि बहुत सारी बुकों में प्लीहा भी मिलेगी, लेकिन मेन अपना रक्त में बहते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब देखो WBC के नीचे लिखता आ रहे थे ना, उसी के नीचे ऐसे लिख के और तीर खींच देना ऐसे कर, ठीक है। अब इसमें अपने 2 तत्व पाए जाते हैं, एक पाया जाता है कणाकार और आकणाकार। कणाकार RBC की शेप ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है RBC, इसमें नहीं दे रखा, दे रखा है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट। तो देखो इसकी जो संरचना होती है, गोल चपटी जो टेबलेट होती है, एक टेबलेट के आकार की इसकी संरचना होती है, ठीक है। गोल और चपटी संरचना अपनी उसकी होती है, जिसके बाद जो अपना होता है, जो मेन अपन बोलते हैं कि ल्यूकोसाइट, उस ल्यूकोसाइट की जो संरचना होती है उसकी अनियमित संरचना बोलते हैं अपन, ठीक है। क्या बोलते हैं? अनियमित संरचना। देखो देखने में ऐसा दिखता है, इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है कोई पूछ ले सर कैसे दिखाई देते हैं, तो ऐसे दिखाई देते हैं, है ना।